बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ आपके साथ। दीपावली की एक बार फिर आप सबको बहुत शुभकामनाएं। हमारे मेहमान समीर चौगांकर जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी स्टूडियो में हैं। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बता दें दुनिया में क्या हो रहा है। चाहे जंग का मैदान हो या कूटनीति का मंच हो, अफगानिस्तान पाकिस्तान पर पंच मार रहा है और आसिम मुनीर की आर्मी करा रही है। अफगान लड़ाके मुनीर की सेना को लाशों की खेप भेज रहे हैं। इस बीच जो दोनों के बीच समझौता हुआ सीज फायर का, उसमें कतर ने भी पाकिस्तान के साथ खेल कर दिया। अब क्या खबर है, बहुत इंटरेस्टिंग। दरअसल दोहा में, कतर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शांति वार्ता हुई थी और यहीं पर दोनों के बीच सीज फायर पर मुहर लगी थी और इसमें इजिप्ट भी था, माफ कीजिएगा तुर्की भी था। लेकिन अब क्या खेल हुआ देखिए। इस जो स्टेटमेंट थी इस समझौते की, सीज फायर की, वो कतर ने जारी की थी और उसमें जो ड्यूरेंट लाइन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर, ड्यूरेंट लाइन कहते हैं उसको, उसमें बॉर्डर शब्द का इस समझौते में जिक्र था। अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ अपने बॉर्डर को मानता ही नहीं है। वो तो पाकिस्तान का बहुत सारा हिस्सा है, उसको अपना मानता है। वो वैसे भी जो तालिबान के लोग हैं वो किसी नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करते। वो कहते हैं जो सब हमारा है, जो हमारे पास आ जाए सब हमारा है। तो वो तो खासकर क्योंकि दोनों तरफ जो है वो, सर कौन से लोग रहते हैं, पश्तून लोग दोनों तरफ रहते हैं। तो वो झगड़ा ही वहां पर मेन ये है। तो पाकिस्तान उसको डिफैक्टो बॉर्डर कहता है और वो कहता है कि ये जो हमारी सरहद है इस पर हमारे बीच अब एक फाइनल समझौता होना चाहिए। अफगानिस्तान में बहुत रिएक्शन हुआ लोगों का जब ये स्टेटमेंट आया। स्टेटमेंट में क्या था कि आप दोनों बरादर मुल्क हैं, ब्रदरली नेशंस, और ये बॉर्डर पर शांति से रहेंगे। तो अफगानिस्तान के दबाव में वो बॉर्डर शब्द वहां से हटा दिया गया। बस इतना। अब नए जो 18 घंटे बाद जो दूसरा स्टेटमेंट जारी हुआ उसके टेक्स्ट में है कि दोनों ब्रदरली कंट्रीज शांति से रहेंगे, बॉर्डर शब्द बीच में से आउट कर दिया गया। अब ये पाकिस्तान को बहुत चुभ रहा है क्योंकि ये तो एक तरीके से, पहली बात तो ये कि कतर के ऊपर इतना इन्फ्लुएंस है तालिबान का कि वो स्टेटमेंट बदलवा सकता है और वो भी ऐसी चीज को लेकर बदलवा सकता है जो पाकिस्तान की दुखती नस है। अगर वो झगड़ा ना हो वहां पर ड्यूरेंट लाइन का, तो बहुत सारी वहां पर जो मारकाट मचती है वो नहीं होती, इतनी सेना वहां पर पाकिस्तान को नहीं लगानी पड़ती। लेकिन ये काम तालिबान ने कतर से करवा लिया। आपको ये भी बता दें कि जब तालिबान लड़ ही रहा था उस वक्त भी, जब अभी अमेरिका से लड़ते थे, इनकी पॉलिटिकल लीडर रिप्रेजेंटेशन वहां होती थी दोहा में, ये वहीं बैठते थे। तो दोहा के साथ, कतर के साथ इनके पुराने रिश्ते हैं। लेकिन ये सब इस्लामी मुल्क हैं तो पाकिस्तान को लगता, पाकिस्तान तो अपने आप को भी छोटा चौधरी मानता है इस्लामी दुनिया का, तो उसको लगा होगा कि भाई यहाँ तो हमारी चलनी चाहिए। चल गई तालिबान की। सर देखिए, वहाँ पर तो बिल्कुल ठीक बात है। यदि अफगानिस्तान उस बॉर्डर को, ये तो उनके है ही नहीं, सोच समझ में ही नहीं है बॉर्डर वाला कॉन्सेप्ट भी। और जो आपने बात कहा ना, वो जो उनके पास है वो उनका है। और अगर झगड़ा यदि बॉर्डर लाइन को मानने का होता तो फिर तो झगड़ा ही नहीं होता। बिल्कुल ठीक बात है। मतलब असली बात तो ये है ना। लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है कि अफगानिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए झटका क्या है कि कतर ने अफगान की बात को मान लिया। बाकी कोई बहुत बदला नहीं है उसमें। वो बॉर्डर को मान भी लेते तो क्या फर्क पड़ रहा। अफगानिस्तान को इस तरह से चलते नहीं है और पाकिस्तान को तब समझ ही लेना चाहिए कि वो उनका हिस्सा नहीं है। कितने समय से उनको याद है कि वो उनका हिस्सा है। अफगानी एक तरह से वहाँ पर चलाते रहते हैं, अपनी जो सरकार है, दादागिरी है, सब कुछ है वहाँ पर। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए बड़ा झटके के तौर पे देखना चाहिए कि कतर ने अफगानिस्तान के या तालिबान के जो दबाव में उसको, बॉर्डर की बात को चेंज किया गया है। मतलब टेक्निकली ये बड़ा मसला है कि इस तरह से बॉर्डर को नहीं माने और पाकिस्तान इस पर काम करे। लेकिन पाकिस्तान वो लड़ाई हार रहा है, इस बात को आपको मानना चाहिए। पाकिस्तान ये लड़ाई हार रहा है, हाँ। और वो उनसे उस तरह से लड़ाई लड़ ही नहीं सकता। भले ही पाकिस्तान की सेना बहुत मजबूत है अफगानिस्तान के मुकाबले में, ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान ज़्यादा मजबूत है, लेकिन वो लड़ाई लड़ा के जो लोग हैं ना अफगानी, वो न तो लड़ाई को छोड़ने वाले हैं न उस बॉर्डर को छोड़ने वाले हैं। अब पाकिस्तान को देखना, पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली तरीके से ही देख सकता था। कतर के साथ जो उसने बातचीत की होगी, कतर की मध्यस्थता के बीच में, उस पर काम हो सकता था। और ये भी डिप्लोमेसी के तौर पर उनकी बड़ी हार है। इसको ऐसे देखो, बाकी कोई बड़ा परिवर्तन हुआ जमीन पर वो मुझे कुछ नहीं लग रहा वहाँ। मैं आपको इस्लामी दुनिया की दो खबरें जो हैं वो और बता देता हूँ। और अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो तालिबान के जो रक्षा मंत्री हैं मोहम्मद याकूब मुजाहिद, इन्होंने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की
और उसमें इन्होंने ये भी कहा कि जो हमारी जो पाकिस्तान से बातचीत कतर के अंदर हुई, उसमें हमारा बॉर्डर को लेकर या ड्यूरेंट लाइन को लेकर कोई डिस्कशन नहीं हुआ, और इन्होंने उसको एक इमेजिनरी बॉर्डर कहा। तालिबान का रक्षा मंत्री पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा को इमेजिनरी बॉर्डर कह रहा है, और उन्होंने कहा ये तो हम दोनों देश मिलकर तय करेंगे, हम इसको, उन्होंने खुलकर ही कह दिया, हम इसको जो है वो मानते ही नहीं है। अच्छा, दो इंपॉर्टेंट खबरें और ये क्या है, जैसे अभी सऊदी अरब और पाकिस्तान की डील हुई कि एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा और वो उसकी सहायता के लिए आएगा। खबर यह है कि ऐसा ही और कतर के लिए भी अमेरिका ने किया कि अगर कतर पर कोई हमला करेगा तो अमेरिका उसका जवाब देगा। सऊदी अरब अमेरिका के साथ ऐसा ही कतर जैसा या पाकिस्तान के साथ जैसा उनका करार हुआ है, ऐसा कोई करार करना चाहता है। सर, ये क्यों सब लोग, ये जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, ये प्रोटेक्शन क्यों सीख कर रही हैं? देखिए, किससे? देखिए, एक तो कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर है, ख़ास करके जो आप देख रहे हैं सऊदी अरब, कतर, इन सबों का ईरान के साथ भी बड़ा संबंध ठीक नहीं है। ईरान अपने आप को जो है वो पूरा मुस्लिम जगत का अपने आप को लीडर बनाना चाहता है। दूसरा जो है वो टर्की अपने आप ऑलरेडी है जो कि नाटो का है, वो अपना आप को खलीफा के तौर पे रीएस्टैब्लिश करना चाहता है। पाकिस्तान जो है वो एटम बम के सहारे वो इस्लामिक बॉम्ब अपने आप को है, इसलिए वो मुस्लिम वर्ल्ड का लीडरशिप चाहता है। सऊदी अरब के यहाँ चूँकि मक्का और मदीना है और बहुत बड़ा ऑयल के कारण जो है वो रिच कंट्री है, इसके आधार पर आप देखेंगे कि 70 और 80 के दशक में जितने भी आपको सुन्नी इस्लाम के मस्जिदें पूरी दुनिया में फैली, वो सारा का फाइनेंसिंग जो है वो वहाँ से रहा। महत्वपूर्ण बात जो ये है लेकर के है कि तालिबान टीटीपी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानता है। वो मानता है कि वो एक आइडेंटिटी है, जो अपनी आइडेंटिटी के लिए वो पाकिस्तान के अंदर लड़ रहे हैं, और वो हिस्सा हमारा हिस्सा था, इसलिए वो डूरन लाइन के साथ हम नहीं स्वीकार करते हैं। मूल लड़ाई ये है, इसलिए ये कतर समझौता करा ले, ये सऊदी अरब समझौता करा ले, ये बहुत दिनों तक टिकने वाला नहीं है। ये भी मत भूलिए कि जो हक्कानी नेटवर्क था उसका जो मुखिया है आज वहां मिनिस्टर है, और वो इन तहरीके तालिबान को सपोर्ट करता है, उनके खिलाफ वो काम नहीं कर सकता है। ये तहरीके तालिबान जो है, यही जो है वो 20 वर्ष तक जब अमेरिका से युद्ध चल रहा था तो वो रिक्रूट कर रहा था, तो किसको रिक्रूट कर रहा था? वो तालिबान को ही तो रिक्रूट कर रहा था। नहीं रुकने वाला, ये नहीं है। जैसे हमने कहा था ना, हमास के लिए कहा था कि हमास का समझौता जो है वो नहीं रुके, नहीं, ये पीस नहीं लास्ट करेगा, और कल बमबारी जो है वो नेतन्याहू ने शुरू कर दिया। वो उसका अपडेट मैं गाजा का आपको भी देता हूं। एक तीसरी खबर इस्लामी दुनिया से यह है कि सऊदी अरब अब अमेरिका के कहने पर इब्राहिम एकॉर्ड के तहत इजराइल को मान्यता दे सकता है। यह अगर हो गया तो ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी बात होगी, सऊदी अरब का रिकॉग्नाइज करना इजराइल को। डिप्लोमेटिक रिश्ते तो दूर की बात है, वो मानते ही नहीं कि ऐसा कोई देश एग्जिस्ट करता है, और बहुत कम मुस्लिम देश हैं जो इजराइल को स्वीकार करते हैं। उसमें यूएई एक देश है, इजिप्ट है, ऐसे 2-4 देश और हैं। इनके अलावा ज्यादातर मुस्लिम कंट्रीज उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती हैं। इजिप्ट भी तब किया जब कैंप डेविड समझौता हुआ, और 1967 में पिट चुका पूरी तरीके से। ये काम हो जाना चाहिए था, लेकिन तब ये 7 अक्टूबर 2023 वाला हमला कर दिया था हमास ने। उससे पहले ऐसा माहौल बन गया था, लेकिन अब अगर ऐसा होता है तो ये दुनिया के लिए एक अच्छी खबर होगी। त्रिपाठी जी। नहीं, निश्चित तौर पर खबरें तो बहुत सी ऐसी दिख रही हैं जो अच्छी हो सकती हैं, लेकिन ये सवाल जरूर उठता है कि क्या ये सिर्फ कमर्शियल इंटरेस्ट भर के लिए है, या सचमुच कोई इजराइल, सऊदी अरब या जितने भी ये मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके बीच में कोई ऐसा समझौता हो रहा है। अगर ये सिर्फ कमर्शियल इंटरेस्ट भर के लिए है तो जैसे हमास के लिए हम कह रहे हैं, जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए कह रहे हैं, वैसे ही ये भी किसी काम का नहीं है, क्योंकि सऊदी और इजराइल सीधे तो लड़ते नहीं है। क्या सऊदी जो दूसरे देशों को, इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनको फंडिंग बंद कर देगा, उनको समर्थन देना बंद कर देगा? और ये ठीक बात है कि 7 अक्टूबर 2023 को अगर वो नहीं हुआ होता तो वो तो ट्रंप साहब एक रस्मी फोटो भी हो गई थी। अगर आपको ध्यान में हो कि सऊदी अरब के जो प्रिंस थे उनके साथ एक फोटो भी हो गई थी, कहा गया था कि अब्राहम एकॉर्ड बस साइन होने वाला है। तो मूल मसला ये है
क्या दुनिया के एक बड़े हिस्से को डिस्टर्ब करने में जिन लोगों का कारोबार चलता है, जिन लोगों के अपने इंटरेस्ट हैं, वो क्या इतना पीछे जाने वाले, या उनको ये लग रहा है कि अब अभी हम जहां पहुंच गए हैं वहां कुछ समय के लिए एक थोड़ा टाइम चाहिए, टाइम बाइंग कर रहे हैं पीस कह के, पीस के नाम पर। वो एक बड़ी बात है। अगर ऐसा होगा तो निश्चित तौर पर वो अच्छी खबर हो, लेकिन मेरा यह मानना है गाजा पीस प्लान हो, वो अच्छे से इंप्लीमेंट हो, वो ज्यादा काम का होगा। मान्यता देना न देना ये सिर्फ कमर्शियल इंटरेस्ट का मसला दिखता है। बात ट्रंप की करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप सोते जागते यही सोचते हैं कि किसको अगली धमकी देनी है मुझे। अब धमकी दिए बगैर ट्रंप साहब को शायद नींद नहीं आती होगी। अब उन्होंने ज़ेलेंस्की को धमकाया, कहा कि बैटल लाइन पर ही रुक जाओ, मतलब जहां हो वहीं रुक जाओ। व्हाइट हाउस में दरअसल एक मीटिंग रखी गई थी जहां ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ये दोनों मिल मुलाकात कर रहे थे। अब खबर है कि यहां ट्रंप ने उनसे कहा कि रूस ने जितनी तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लिया है उसको वहीं छोड़ दो, मतलब तुम जहां पर खड़े हो वहीं पर रुक जाओ, आप गोली मत चलाओ, थम जाओ, और यहीं रुके तो रूस भी फिर आगे नहीं बढ़ेगा, वरना रूस तुमको बर्बाद कर देगा। अब ज़ेलेंस्की से मिलने के बाद ट्रंप बोले क्या, आपको सुनाते हैं। I met with President Zelensky, as you know, today, and we had a very good meeting, very cordial meeting. In my opinion, they should stop the war immediately. You go by the battle line wherever it is, otherwise it's too complicated. You'll never be able to figure it out. You stop at the battle line, and both sides should go home, go to their families, stop the killing, and that should be it. Stop right now at the battle line. I told that to President Zelensky. I told it to President Putin. Thank you very much, everybody. लबोलुबाब यह ट्रंप साहब से ये काम हो नहीं पाया। अब वो बार बार अपना स्टैंड बदलते हैं। ये राष्ट्रपति बने थे तो कहा था 24 घंटे में जंग रुकवा दूंगा। उसके बाद ये पुतिन से मिले, पुतिन ने इनकी बात मानने से इनकार कर दिया। ज़ेलेंस्की को घर बुलाया और बेइज्जत किया, ज़ेलेंस्की भी चले गए। फिर उसके बाद ज़ेलेंस्की के साथ बहुत बढ़िया हो गए ये। फिर उन्होंने रशिया को पेपर टाइगर बताया। फिर कहा कि ज़ेलेंस्की से कहा कि तुम तो लड़ाई लड़के अपनी जमीन वापस ले सकते हो यार, हम तुमको हथियार भी देंगे। हाँ, अब ये ज़ेलेंस्की गए थे मिसाइल लेने के लिए, इनको कह दिया कि नहीं तुम वहीं जहां रुक जाओ, आपको हथियार चाहिए, हम लड़ाई छोड़ दो। अब नहीं, उससे पहले वो पुतिन से बात किए नहीं थे 2 घंटे। हाँ, 2 घंटे पुतिन से बात कर रहे हैं और फोन पे बात करते करते ट्वीट कर रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं अभी फोन पे हूं पुतिन के साथ, लेकिन मैंने कहा मैं आपको बता दूं। तो इनसे ये काम हो नहीं पाया और इसलिए अब ये कह रहे हैं कि भैया जहां हो वहीं थम जाओ। और दूसरी कि पुतिन साहब इनके बिल्कुल किसी कहने में आ नहीं रहे, इनकी थोड़ी बहुत ज़ेलेंस्की के ऊपर चल सकती है, तो ये उनसे ही आग्रह कर रहे हैं कि आप मान जाइए। अब इसी मीटिंग का एक वाक्य आपको और बताता हूं जो सुर्खियों में है। ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच मीटिंग तो हुई थी बंद कमरे में, खबर बाहर ये आई कि दोनों इसमें भिड़ गए और ट्रंप भड़क गए। ज़ेलेंस्की यूक्रेनी सैन्य मोर्चे का एक नक्शा लेकर उनके पास गए थे, वो डिटेल में बात करना चाहते थे। अब ट्रंप ने ये नक्शा देखा और आग बबूला हो गए और नक्शा फेंक दिया। ऐसी खबरें हैं, ये अंग्रेजी मीडिया में ये खबरें आ रही हैं और बताया जा रहा है कि इस दौरान ट्रंप और ज़ेलेंस्की में खूब बहस हुई। ट्रंप बार बार कोस रहे थे, इनफैक्ट गालियां तक दे रहे थे, ये भी खबरें हैं। अखबार ने तो यहां तक लिखा है कि दोनों के बीच झगड़े जैसे हालात बन गए थे। एक्चुअली पुतिन और ट्रंप के बीच 16 अक्टूबर को फोन पर बात हुई, 17 को ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई और इस दौरान ट्रंप ज़ेलेंस्की पर पुतिन की शर्तें मानने का दबाव बना रहे थे और तभी ये सब कुछ हुआ है सर। और वो चाहते क्या हैं, क्या प्लान है कि सारी जमीन वो छोड़ दें, मतलब 19-20% हिस्सा जो है यूक्रेन का है पुतिन के पास। जब 14 अगस्त को अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की जब बैठक हुई थी तो पुतिन ने कहा था कि भाई मैं युद्ध विराम के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी शर्तें हैं, वो शर्त अगर मान ली जाएगी तो मुझे युद्ध में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। वो शर्तें क्या थी उसमें उन्होंने कहा था कि भाई पश्चिमी यूक्रेन के जो 5 प्रांत है उसका जो 22-20%, 19-20% का हिस्सा रूस का कब्जा हो चुका है, उसको यूक्रेन मान्यता दे दे, उसे रूस की भूमि मान ले। दूसरा उन्होंने कहा कि भाई कोई भी नाटो के गठबंधन में यूक्रेन को शामिल नहीं किया जाए, कोई भी दूसरी अमेरिका यूक्रेन को कोई आर्थिक और कोई सैन्य सहायता प्रदान न करे, और 25 लाख करोड़ रुपया जो रूसी बॉन्ड सोवियत के जब्त कर ली गए वो आप वापिस कर दो। तमाम तरह की जो जिस तरीके से रूस ने अपने जो शर्तें रखी थी, पुतिन ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं पुतिन से ज़ेलेंस्की से बात करता हूं और मैं बताऊंगा। उसके बाद उन्होंने ज़ेलेंस्की से बात की, लेकिन वो संभव नहीं था ज़ेलेंस्की के लिए कि कोई इतने 3 साल से जो लड़ रहा है वो अपनी भूमि का कैसा 20% हिस्सा रशिया को दे देगा। लड़ाई क्यों हो? और लड़ा क्यों? और वो दे देगा तो क्या ज़ेलेंस्की अपने देश में जिंदा रह पाएंगे? क्या देश की जनता स्वीकार करेगी 3 साल रहने के बाद भी आपने हमारा जमीन का 20% हिस्सा दे दिया? लोग मर गए। बिल्कुल। तो जो रूस की जो मांग है वो किसी भी स्थिति में ज़ेलेंस्की स्वीकार नहीं कर सकते और पुतिन उसके बिना हटने को तैयार नहीं है। अब ये ट्रंप का भी तो सरेंडर ही है सर, ट्रंप को लगता है कि ये कह देना
ना कि भाई आप दोनों ही रुक जाइए। ट्रम्प ने तो सब surrender करके है। देख लिया। ट्रम्प दादागिरी किस पे चलेगी? आपकी दादागिरी तो उस पे चलेगी ना जो कमजोर है। भाई कमजोर तो जेलस की है। रूस से तो आप कर नहीं सकते, रूस से तो ताकतवर है। रूस ने तो कह दिया है कि आप टॉमहॉक मिसाइल दे दीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि लड़ाई किस स्तर पर जाएगी। तो अमेरिका ने स्पष्ट मना कर दिया, हम हथियार नहीं देंगे। नाटो के कदम आगे नहीं अच्छा, बढ़ ये रहे हैं। डबल स्पीक है। आपको अगर मान ले पुतिन पे तो नहीं चलती आपकी, पुतिन पे तो आप वैसे आपको पुतिन पर अगर दबाव बनाना होता तो आप जैसे हम पर टैरिफ लगाते चाइना पर टैरिफ कि तुम तेल नहीं खरीदोगे, वो तो नहीं किया इन्होंने। और बहुत सारे सैंक्शंस लगा सकते हैं रशिया के ऊपर, वो भी नहीं किया। अरे रशिया का तेल ही आज तक सैंक्शन नहीं है। रशिया के तेल पे कोई पाबंदी नहीं है खरीदने पर, केवल प्राइस कैप है। तो वो तक आप कर नहीं रहे हैं। अच्छा, अब आप ज़ेलेंस्की से कह रहे हो तुम लड़ो मत, तो नेटो को कहो पीछे हटे, यूरोप के देशों को कहो कि इसको पैसा और हथियार देना बंद कर दो। आप ही तो खुद हथियार देते हो उसको। तो ये सब केवल दिखावे के लिए है। ट्रंप की किस बात पर भरोसा करें, किस पर नहीं। अब जैसे अगली खबर, ट्रंप की धमकियां भारत पर तो काम नहीं आ रही, मोदी पर बिल्कुल काम नहीं आई, फिर भी ये धमकी उनका देना उनका शगल है। अब पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि खुद मोदी से उनकी बात हुई और नरेंद्र मोदी ने मुझसे कहा कि अब भारत रूस का तेल नहीं खरीदेगा। फिर ट्रंप ने सोचा कि अरे मैंने आज तो धमकी दी नहीं, तो फिर उन्होंने अपनी बात पलट दी। अब ट्रंप ने यह कहा है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे या उसमें भारी गिरावट लाए। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर ये जो भारी भरकम टैरिफ लगे हुए हैं ये जारी रहेंगे। तो जो आदमी 4 दिन पहले ये कह रहा था कि बंद कर रहा है भारत, आज कह रहा है बंद नहीं किया तो हम तुम पर ये टैरिफ जो है वो लगाए रखेंगे। खैर, इससे इतना तो क्लियर हो गया ना कि ट्रंप साहब को भी ये साफ साफ बता दिया गया है, मन गढ़ंत बातें ना बुला करें। हमारे यहाँ से प्रेस रिलीज जारी हुई कि हमने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है। त्रिपाठी जी, देखिए, ये तो फैक्ट है और इसको पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। आंकड़े बड़े साफ साफ बताते हैं कि दरअसल जो तेल खरीदने का पूरा भारत और रशिया का है 43% से 30% के बीच में वो घूमता रहता है। कभी वो 34 हो गया, कभी 36 हो गया। ये मैं आपको ये मतलब इंडिया के टोटल इंपोर्ट का इतना परसेंट सितंबर 2023 से अभी मैं अक्टूबर 2025 तक की बात कर रहा हूं। और बीच में कई बार वो 40%, 44%, फिर घटता है 31%, 32%। वो अलग अलग वजहें होती हैं। लेकिन भारत ने रशिया से तेल खरीदना न तो बंद किया है न बंद करेगा। ट्रंप की जहां तक बात है, उनकी मुश्किलें बहुत बढ़ रही हैं। दुनिया भर में उनके खिलाफ जिस तरह से माहौल बन रहा है, जिस तरह के विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, जिस तरह से अमेरिका में लोग अब उनको बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। और देखिए, एक साथ जब आप इतनी वॉर लड़ते हैं, और मैं तो कई बार कहता हूं ना कि मोदी से ट्रंप को सीखना चाहिए। अगर वो सीख पाते तो नरेंद्र मोदी इतने बड़े देश में, इतनी विविधता वाले देश में, इतने तरह के मूवमेंट को, इतने तरह के आंदोलन को बड़े सलीके से हैंडल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि तरीका क्या होगा। ट्रंप का बड़बोलापन और उनका जो सनकी मिजाज है वो बड़ी मुश्किल कर रहा है। चाइना अलग उनको अब सीधे आंखें दिखा रहा है, वो थ्रेट के तौर पर खड़ा हो रहा है। भारत धमकी नहीं देता है, लेकिन काम वही करता है जो उसके हित का, उसके हक का होता है। और मैं फिर कह रहा हूं, भारत ने डोनाल्ड ट्रंप क्या किसी भी राष्ट्रपति से जरा सा भी कोई भारत के हितों के साथ समझौता करना वो नहीं किया, चीन से भी नहीं किया था। इसीलिए मैं आरसीईपी का बार बार जिक्र करता हूं। हां, ये जरूर है, कई बार जब आप टेबल पर बैठते हैं, कोई मैन्यूवरिंग करते हैं, थोड़ा बहुत तो दाएं बाएं जरूर होता है। तो उसे उसी तरह से देखना। आप बता रहे थे ट्रंप कितनी मुश्किलों में है। अब इनके अपने देश में इनके खिलाफ क्या माहौल बन रहा है आप ये देखिए। रोजाना फजीहत होती है। सैन फ्रांसिस्को हो, वॉशिंगटन हो, न्यूयॉर्क हो, अमेरिका के लगभग हर शहर में ट्रंप के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। ट्रंप नेशनल गार्ड सेना उसको भेजकर इन प्रदर्शनों को रोकने की कोशिश भी कर चुके हैं। अब इन्होंने एक नया पैंतरा आजमाया। इन्होंने सैन फ्रांसिस्को के लिए कहा कि अब मैं वहां पर अब सेना भेजूंगा, फौज भेजूंगा, क्योंकि डेमोक्रेट्स का जहां पर होल्ड ज्यादा है, ऐसे शहरों में लोगों को भड़काया जा रहा है मेरे खिलाफ। तो अब हम सैन फ्रांसिस्को में सेना भेजेंगे, उसको हम कंट्रोल करेंगे। एक्चुअली अपराध और अव्यवस्था को ट्रंप बढ़ा चढ़ाकर पेश करते रहे हैं अलग अलग शहरों में। इससे पहले शिकागो में, जाने किस राज्य में भेज भी चुके थे। अब इसलिए करते इसलिए ताकि यहां पर सेना की तैनाती को किसी तरीके से जायज ठहरा दें। अब ये इसको सैन फ्रांसिस्को के लिए अपना रहे हैं। जो प्रोटेस्ट हुई थी, ये अगर कोई और राष्ट्रपति होता, वैसे तो इनके ऊपर भी असर पड़ा होगा, तो उसकी तो कुर्सी हिल जाती। 70 लाख लोग बताए जा रहे हैं। 2700 से ज्यादा छोटे शहरों, कस्बों, गांव में, वहां भी छोटे शहर और कस्बे होते हैं, 2700 से ज्यादा लोकेशंस पर 70 लाख से ज्यादा लोग जुटे एक दिन में।
और किस ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? इनकी इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ कर रहे थे, जो वहाँ शटडाउन चल रहा है जिसमें इन्होंने हजारों लोगों को नौकरी से निकाल दिया है, वो मामला इनका बना हुआ है, और ये जो सेना की तैनाती अलग अलग शहरों में करना चाहते हैं उसको लेकर के इनके खिलाफ जबरदस्त माहौल तैयार हो गया है। अब ये देखें, ट्रंप वी हेट यू, ट्रंप साहब ने फिर वो एक AI जनरेटेड वीडियो भी डाला था, वो भी आपने देखा होगा। तो सर कितनी आबादी है अमेरिका की? 300 35 करोड़ 32 करोड़ 30 के तो ऊपर है। 30 अब उसमें से मान लें, ये इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्टिंग है अमेरिका के अखबारों को, कि 70 लाख लोग आए, 7 बिलियन पर बहुत ज्यादा चल रहा है। सोचे कितना बड़ा हिस्सा देश का इनके खिलाफ है। के तौर पर एक प्रदर्शन वहां पर चल रहा है पूरे अमेरिका में ट्रंप साहब को लेकर कि ये नो मैट किंग, नो, हाँ, नो किंग्स डे, नो किंग्स, नो किंग्स डे। हाँ, मतलब हमें कोई राजा नहीं चाहिए, राजा नहीं चाहिए, नेवर किंग वाला जैसा भी होता है। तो वो पूरे, आपने सही बताया, बहुत छोटे छोटे जगहों पर भी सड़कों पर प्रदर्शन लगातार हो रहा है। और ये हमारे को, मुझे लगता है, दुनिया भर का तरीका हो गया कि जब सरकार में बैठे हुए लोग, राजनेता अपने अंदर डोमेस्टिक पॉलिसी में जो पॉलिटिक्स है उसमें इस तरह का विरोध देखते हैं, तो फिर वो इंटरनेशनल तरीकों को इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को इस्तेमाल करते हैं कि देखिए मैं तो उस काम में लगा हूँ, रूस और यूक्रेन की लड़ाई को रुकवा रहा हूँ, मैं भारत के लिए ये काम कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। वो स्थिति ट्रंप की हो रही है। और वहाँ पर टैरिफ के ज़माने से जब शुरू हुआ ये टैरिफ वाला जो पूरा प्लान चला था, तब से ही अमेरिका में विरोध हो रहा है उनका, और लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। और छोटे छोटे जगहों पर, अलग अलग शहरों में, मेरे बहुत सारे मित्र लोग वहाँ रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा विरोध दिखाई दे रहा है और उससे काफ़ी वो परेशान है। और मुझे लगता है उसी को लेकर ये बात हो रही है। अभी आपने कहा कि भारत में पेट्रोल की बात, ये ऑयल की बात रूस को लेकर हो रही है, जेलेंस्की तो मान नहीं रहे भारत से। आप ये कंपेयर क्यों करते हैं बार बार? सही बात है, जेलेंस्की जो लड़ी उनके बूते रहा है, जो उनके बूते लड़ रहा है, तो जेलेंस्की की खबर के साथ आपने कहा कि भारत भी नहीं मान रहा, तो ये तो ट्रंप साहब को डबल। सर, लेकिन इस खबर में मेरा इंटरेस्ट ये जानने का है, अभी कोई दोबारा कोई एजेंसी अप्रूवल रेटिंग जारी करेगी तो पता चलेगा। वैसे ट्रंप साहब की अप्रूवल रेटिंग 50% से नीचे है, मतलब ज्यादातर लोग उनके खिलाफ खड़े हो। और एग्जांपल कंपैरिजन के लिए नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग 70% के ऊपर है। तो इससे अंदाजा लगता है कि कितना बड़ा गैप है। क्या इनका अपना सपोर्ट बेस, जो मागा बेस कहते हैं, वो भी हिल रहा है? मागा बेस हिल रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा वो बेस की बजाय, लेकिन जो और जो लोग हैं वो बहुत खिलाफ खड़े हो गए। आमतौर पर इस तरह से अमेरिका में प्रदर्शन नहीं होते, छोटे छोटे प्रदर्शन होते रहते हैं वहाँ पर, क्योंकि वो इतनी परवाह वहाँ पर नहीं होती है, प्रदर्शन चलते रहते हैं। लेकिन ये बड़े लेवल पर चल रहा है। अब ट्रंप साहब को पता है कि अब ये 4 साल तो निकल ही जाएंगे, और वैसे उनको बनना नहीं है, अब दोबारा तो बनेंगे नहीं। यदि 4 भी काम बचे सर, अब 3 ही बचे। हाँ, तो मतलब अब ये वाला कार्यकाल किसी तरह से निकल जाए उनका, एक आध, ठीक है। एक तो आपने पहले उनको वो नोबेल पीस प्राइज वाला, फिर अभी तक उनका संकट अटका हुआ है। ये सारी बातें मैंने कहीं खबर देखी, हमारे यहाँ कोई गांधी पीस प्राइज होता है। हाँ, गांधी पीस वो संस्था इनको नॉमिनेट कर सकती है।